नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज अर्थशास्त्र में जो NCERT का पुस्तक है NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12, इसी का हम लोग क्लास वाइज पढ़ेंगे। आज हम लोग अर्थशास्त्र क्लास 9 का पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी इसको पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्लास 9, इसका हम लोग व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर यही बनाएंगे। अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव का मुख्य क्रिया क्या है? खेती। पालमपुर गांव का मुख्य क्रिया क्या है? खेती। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। उपर्युक्त में से सभी। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें और कूट के सहायता से सही विकल्प चुनें। सूची 1, सूची 2। परिवहन बैलगाड़ी, प्राकृतिक संसाधन कोयला, मानव निर्मित संसाधन विनिर्माण। परिवहन बैलगाड़ी, प्राकृतिक संसाधन कोयला, मानव निर्मित संसाधन विनिर्माण। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। इनमें से कौन सा गैर कृषि क्रियाएं हैं? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी। उपर्युक्त में से सभी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। इनमें से कौन सा गैर कृषि क्रियाएं हैं? तो सभी हो जाएगा। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक चीज़ें हैं? भूमि, श्रम, उद्यमी, भौतिक पूंजी। उपर्युक्त में से सभी। तो उपर्युक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। भूमि, श्रम, उद्यमी, भौतिक पूंजी। उपर्युक्त में से सभी। निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें तथा कूट को चुनें। प्राकृतिक, जल, वन, खनिज। श्रम, कार्य को करने वाले मजदूर। भौतिक पूंजी, कंप्यूटर, हॉल, भवन। मानव पूंजी, उद्यमी। प्राकृतिक, जल, वन, खनिज। श्रम, कार्य को करने वाले मजदूर। भौतिक पूंजी, कंप्यूटर, हॉल, भवन। मानव पूंजी, उद्यमी। इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी भी। इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी। उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। उत्पादन का कारक सभी है, भूमि, श्रम और पूंजी। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर सिंचाई होती है? बाकी सब वर्षा पर निर्भर है। 40% से कम। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर सिंचाई होती है? बाकी सब वर्षा पर निर्भर है। 40% से कम। नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है। सही कथन और कारण को चुनें। कथन: एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। कारण: बहुविध फसल प्रणाली किसी एक टुकड़े में
उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। सही कथन का चयन करें। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी सही है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती से पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। उपयुक्त में से सभी सही है। भारत में सबसे पहले किस राज्य के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सभी हो जाएगा। खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इसके द्वारा किस फसल का सबसे ज़्यादा उपज हुआ? गेहूँ। खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया है। इसके द्वारा किस फसल का सबसे ज़्यादा उपज हुआ? गेहूँ। इनमें से सही कथन का चयन करें। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसमें से सभी सही है। एक बार फिर देखते हैं इसको। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। उपयुक्त में से सभी सही है। नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है। सही कथन और कारण को चुनें। कथन: कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। कारण: मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। कथन है: कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। कारण: मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। दोनों सही है। इनमें से सही कथन को चुनें। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं।
रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जिसे मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। उपयुक्त में से सभी सही है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जिसे मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। उपयुक्त में से सभी सही है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? पंजाब। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? पंजाब। अधिशेष कृषि का क्या मतलब है? उपभोग के लिए रखने के बाद जो बेचा जाए। अधिशेष कृषि का क्या मतलब है? उपभोग के लिए रखने के बाद जो बेचा जाए।